आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 63 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्से 64 मुलाहिज़ा फरमाए। मेरा वजूद सुन होकर रह गया। गज़ाला ने छोटे छोटे अल्फाज में बहुत बड़ी बात कह डाली थी जिसका उसे हक हासिल था। उसने जो कुछ कहा दुरुस्त ही कहा था, लेकिन मेरे लिए उसके जवाब में खामोश रहना मुमकिन नहीं था। उस वक्त मेरे लिए वो ना मर्द थी ना औरत। मैं तो उसे बस एक मगलूबुल ग़ज़्ब और फातिरुल अक्ल समझ रहा था, जिसकी ना कोई जिन्स होती है ना नस्ल। अच्छा हुआ कि आज तुमने मुझे टोक दिया। अब मैं आइंदा मोहतात रहूंगा और कोशिश करूंगा कि ये दोनों मियां बीवी जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। मैं घर से निकलने का इरादा करके गज़ाला के हमरा बरामदे में पहुंचा ही था कि कर्नल ज़वार ज़ैदी मेरी बू पाकर न जाने कहां से अचानक वहीं आ निकला। मुझे मालूम था कि तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे होगे। मुझे देखते ही उसकी बातें खिल पड़ी थी। जी, मैंने नचार मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। सोच रहा था कि आपसे मिलकर ही घर से निकलूं, हो सकता है कि वापसी में देर हो जाए। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? उसने भड़क कर सवाल किया। और तुम्हारे तो शायद दोनों हाथ भी जख्मी हैं। उसके याद दिलाने पर मैंने महसूस किया कि गर्म गर्म चोट में हालात के दबाव के तहत मैंने कार ड्राइव कर ली थी, लेकिन अब हथेलियों के जख्मों में उठने वाली टीसों के बायस मेरे लिए ड्राइविंग तकरीबन नामुमकिन होकर रह गई थी। मैंने फौरी तौर पर अपना मूड तब्दील करते हुए कर्नल से ड्राइविंग का काम लेने का फैसला कर लिया। मुझे आपकी कार की फिक्र है, ऐसा ना हो कि उसे लावारिस देखकर कोई वाकई उठा कर ले जाए। मैं खुद परेशान हूँ, उसने एतराफ़ करते हुए कहा। उस ख्याल से खामोश रहा कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। लाउबाली लड़कों के हाथ लग गई तो इंजर पिंजर तक ढीले कर देंगे। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? उसने एहतजाज अमेज़ लहजे में सवाल किया। थाने, मैंने पुरखुलूस लहजे में कहा। सर, देखना चाहता हूँ कि पुलिस ने अब तक क्या तीर मारा है। तुम्हारे हाथ जख्मी है, ड्राइविंग कैसे कर सकोगे? उसकी आंखों में तशवीश के साहिल लरसने लगे थे। आप जो चल रहे हैं मेरे साथ। खुशी से कर्नल का चेहरा धमक उठा, क्योंकि मैं पहली बार उसे अपने साथ बाहर ले जाने पर आमादा हुआ था। उसी वजह से वो सुल्तान शाह से जलने लगा था, जो हर वक्त साये की तरह मेरे साथ लगा रहता था। मैं अभी आया, वो कहते हुए तकरीबन दौड़ता हुआ अंदर चला गया। चंद सानियों बाद वो वापस आया तो उसके शाने पर चर्मी बेल्ट में लगी हुई गोलियों के साथ होल्स्टर में रिवाल्वर भी मौजूद था। ये क्यों ले आए? मैंने हैरत से सवाल किया। एहतियातन, उसने बेनियाजी के साथ जवाब दिया। तुम पर मार दहाड़ का भूत सवार हो रहा है, कहीं उसकी जरूरत पेश आ ही न जाए। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी, मैंने कदरन नाखुशगवार लहजा में कहा। अब ले ही आए हैं तो इसकी खुली नुमाइश न करें। रिवाल्वर होल्स्टर समेत सीट के नीचे डाल दें। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, उसने मेरे शाने पर हाथ मारकर तशवीह अमेज़ लहजे में कहा। मेरे पास इसका बाकायदा लाइसेंस मौजूद है, हम पर इसकी वजह से कोई आंच ना आ सकेगी। मैं घबरा नहीं रहा, मैंने चिढ़कर कहा। यह अर्ज कर रहा हूं कि कोई दुश्मन टकरा ही गया तो पहले उस नुमाइशी हथियार पर हाथ डालेगा। इसका छुपा रहना हमारे हक में सूदमंद हो सकता है। यही तो सोच कर लाया हूँ। वो कंधे से होल्स्टर उतारते हुए फखरिया लहजे में बोला, फिर ड्राइविंग सीट संभालते संभालते नीचे उतर पड़ा। कहो तो तुम्हारे लिए भी ले आऊं, मगर वो बगैर लाइसेंस का है। मेरे हाथ जख्मी है, गोली चलाना तो दरकिनार, मैं कोई हथियार थाम भी ना सकूंगा। मैंने जल कर कहा। ओह, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। उसने माजरत खाना अंदाज में सर हिलाते हुए निश्चित संभाल ली। थाने पहुंचने तक वो गैर मुतवक्के के तौर पर खामोश रहा और मैंने भी उसे छेड़ने से गुरेज ही किया। थाने के बाहर कार मकफिल करके वो मुझे अपने हमरा जिस कमरे में ले गया, वहां एक ASI महतहत अमले और शायद 2-1 मुखबरों के साथ महफिल सजाए खुशखबरियों में मसरूफ थे। कर्नल ने दरवाजा अबूर करते ही बुलंद आहंग पुरतबाग लहजे में यूं सलाम किया जैसे अंदर वाले सब उसकी शनासा रहे हों। सलाम का जवाब किसी ने न दिया। ASI के लबों ने जरूर कुछ बेआवाज जुम्बिश की थी और उसकी निगाहों में कुछ नापसंदीदगी सी ऊद कर आई थी। उसके हमारी भी हैरत से हमारी तरफ निगरां थे। कर्नल ने वहां पाई जाने वाली अजनबियत पर पहली बार कदरे बेआरामी महसूस की और पुलिस अफसर के करीब पहुंचकर बोला, मेरा नाम कर्नल ज़वार ज़ैदी है। तो मैंने अपनी कार की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जरूर करवाई होगी, उसने खलीखाना लहजे में कहा। फिर तकरीबन डपट कर अपने कुर्बो जवार में बैठे हुए लोगों से सवाल किया, किसने लिखी थी रिपोर्ट तुम में से? सुबह अकबर ड्यूटी पर था जी, एक शख्स ने मुदाफाना लहजे में कहा। छोटी सी छोटी बात पर भी पर्चा काट देता है। उसने लिखी होगी। रिपोर्ट लिख ली गई तो अब क्यों आए हो? ASI ने खुश्क लहजे में कर्नल से सवाल किया। मालूम करना था कि कार मिली है या नहीं। पुलिस अफसर तंजिया अंदाज में हंसा। अभी 2 महीने पहले चोरी होने वाली कार बरामद नहीं हुई है और तुम सुबह रिपोर्ट करवा के शाम को कार लेने आ गए हो। मालूम होता है पहली चोरी हुई है तुम्हारी। ज्यादा वक्त गुजरने पर कार शहर से बाहर भी ले जाई जा सकती है। कर्नल ने उसके आखिरी सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, इलाका गैर में बेची भी जा सकती है। उसने बेपरवाही के साथ कहा, रिपोर्ट लिखवा कर घर बैठ गए हो या खुद भी तलाश कर रहे हो? अभी तक तो तलाश शुरू नहीं की। और पहले मानस जाकर तलाश करो, हमारे पास दूसरे काम भी होते हैं। कार मिल जाए तो हमें खबर कर देना, हम बरामद करवा लेंगे। कर्नल की आंखें हैरत से फैल गईं। कार मिल ही गई तो मैं यहाँ क्यों आऊंगा? ASI ने शायद कर्नल की जहालत पर दांत पीसे फिर बोला,
ऐसी कोशिश भी ना करना, वरना चोरी के जुर्म में अंदर हो जाओगे। चोरी? अपनी कार की चोरी? हाँ हाँ, ये कानून की बारीकियां हैं। पर्चा कटने के बाद अब वो तुम्हारी नहीं, चोरी की कार है। जब तक बरामदगी के बाद अदालत से तुम्हारे हवाले ना की जाए, माले मसरूका ही रहेगी। अजीब बात है। कर्नल बेबसी के साथ कोई तबसरा करना चाह रहा था कि एसआई ने तेजी से उसकी बात काट दी। बेफजूल बहस करके हमारा वक्त खराब ना करो। हम लोग रहमदिली पर आए तो बड़े से बड़े मुजरिम को छोड़ सकते हैं, और कानून हाथ में ले लें तो बेगुनाह लोग भी हमारे शिकंजे से नहीं बच सकते। कर्नल ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन मैं उसे खामोश करके खुद मुखातिब हो गया। अगर हम कार तलाश कर लें तो हमें कितने दिन में मिल जाएगी? मजिस्ट्रेट की मर्जी है, चाहे तो अगले ही दिन की तारीख दे सकता है, वरना हफ्ता भी लग सकता है। ये ऐसा ही टांगे पसार कर अंगड़ाई लेते हुए बोला, हम इसीलिए छोटी छोटी चोरी चिकारी का पर्चा नहीं काटते कि माल बरामद होने के बाद शनाख्त और फिर उसे खास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोग जिद करते हैं, हमें इल्जाम देने लगते हैं, तो मजबूरन रिपोर्ट लिखना पड़ती है। अब जरा ठंडे ठंडे घर जाओ, सुबह शहर घूम लेना, कहीं ना कहीं पहचान ही लोगे। आजकल जल्द से जुलूस और सैर तफरी के लिए लड़के गाड़ियां उठा लेते हैं, पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वहीं छोड़ देते हैं। जाओ, अब हमारा गश्त का वक्त होने वाला है। हम दोनों वापसी के लिए मुड़े ही थे कि एक कांस्टेबल ने एएसआई से खुशामदाना लहजे में मुखातिब होकर कहा, साहब मुझे बहुत दिन हो गए, आज तो मैं भी गश्त पर जाऊंगा। इस चौंका देने वाली दरख्वास्त के बाद चंद सानियों के लिए सकूत छा गया। फिर जब हम कमरे से बाहर निकल रहे थे तो एएसआई की हकमाना आवाज सुनाई थी, जाओ आज तुम गश्त पर जाओ, मोहम्मद हुसैन ड्यूटी करेगा, लेकिन सुबह बिस्तर से उठकर सीधे न चले आना। तुम्हारा गश्त इसीलिए बंद किया है कि सुबह मुंह हाथ धोए बगैर बिस्तर से सीधे थाने चले आते हो। मेरे और कर्नल के लिए वो गुफ्तगू हैरत अंगेज थी, लेकिन अंदर वालों के लिए उसमें कोई खास नई बात नहीं थी। ड्यूटी और गश्त के वो मानी शायद मुद्दत से उनमें राय चले आ रहे थे। यही वजह थी कि जराइम का ग्राफ दिन ब दिन तरक्की पर था। शायद मुजरिमों को भी मालूम था कि कानून के बेशतर मुहाफिज गश्त पर निकलते हैं तो उनके ज़हनों में अपने नर्म गुदास बिस्तरों का तसव्वुर मौजूद होता है, और जब कानून के मुहाफिज यूं गहरी नींद सो जाएं तो गली कोचे दरकिनार शाहराहों तक पर जराइम खूब फैलने फूलने लगता है। सुना तुमने? कर्नल ड्राइविंग सीट संभालते हुए चुभती आवाज में कहा। जब किसी कौम के जिम्मेदार एहलकारों के दिल से अपने फराइज का एहसास और बाज पुरुष का खौफ चाहता रहे तो तारीख में उसका अंजाम अमूमन अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों के गुमराह होने का सबब यही है कि वो तारीख पढ़ने के आदी नहीं होते, बस बाद वालों की इबरत के लिए नई तारीख लिखते रहते हैं। अब घर ही चलना है ना? उसने कदरे तवक्कुफ के बाद अकब नुआयने पर नजरें जमा कर सवाल किया। उस अस्पताल की तरफ चलना है जहां कामरान जेरे इलाज है। आप कुछ मुस्तरिब से नजर आ रहे हैं। मैंने अपने प्रोग्राम से आगाह करते हुए चौंक कर सवाल किया। शायद हमारा ताक़ुब किया जा रहा है। उसकी निगाहें बार बार अकब नुआयने की तरफ उठ रही थी। कौन है? मैंने पीछे घूमे बगैर सवाल किया। हम थाने से रवाना हुए तो एक स्कूटर मुखालिफ सम्त से आ रहा था। हमें देखते ही वो यूटर्न लेकर हमारे पीछे हो लिया। शायद उसने तुम्हें या गाड़ी को पहचाना है। अब वो थोड़े फासले से पीछे चला रहा है। सामने से आ रहा था तो आपने जरूर उसे देखा होगा। तारीकी से फायदा उठाकर मेरे पीछे आने वाली अकलौती हेडलाइट का जायजा लेते हुए कर्नल से इस्तफसार किया। मेरा ध्यान सड़क पर था, बस एक झलक ही देख सका था उसकी। स्कूटर सवार स्मार्ट सा लड़का। मैं सोच में पड़ गया, वो कौन हो सकता था? कर्नल लाख उलझलत पसंद और एडवेंचर का शायक सही, लेकिन ताक़ुब के बारे में उसका अंदाजा गलत नहीं हो सकता था। अरे इधर कहाँ जा रहे हैं? मैंने कर्नल को एक वीरान रास्ते पर मुड़ते देखकर चौंकते हुए सवाल किया। बस देखते जाओ, कर्नल पुरजोश लहजे में बोला। उधर सन्नाटा होगा, मैं कार की रफ्तार सुस्त करूंगा और जैसे ही वो करीब आएगा उसके स्कूटर के टायर पर फायर कर दूंगा। देखता हूँ वो कैसे बच निकलेगा। जरा सीट के नीचे से रिवाल्वर तो निकालना मेरा, उसके साथ हम भी फंस जाएंगे। मैंने नरमी से कहा। फायर का धमाका बहुत से लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाएगा, उसे चालाकी से घेरना होगा। आप ऐसा करें कि उस वीरान सड़क के किसी गैर इबाद हिस्से पर गाड़ी अचानक ही रोक ले, और जो उसने हम पर गोली चला दी तो नहीं चलाएगा। मैंने झुंझला कर कहा। कर्नल की बूढ़ी रगों में उस वक्त दौरान खून कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था, जिस पर मार धाड़ और खून रेजी का खबत सवार हो गया था। तुम जानो, उसने खुश्क लहजे में कहा। मैंने अपनी उम्र खासी गुजार ली और अब बोनस पर जी रहा हूं। मुझे तो तुम्हारी सलामती की फिक्र है। तुम्हें खराश भी आ गई तो गजाला पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ जाएगी कि मैं पहली बार तुम्हें साथ लेकर बाहर निकला और तुम्हारी हिफाजत न कर सका। गजाला भी जानती है कि मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मैंने चिड़चिड़े लहजे में कहा। मैं अपनी हिफाजत खुद करना जानता हूँ। अगर मौत का वक्त आ ही जाएगा तो ना मैं कुछ कर सकूंगा और ना ही आप। इम्काना बात है। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला। ट्रेन की पटड़ी पर गाड़ी के सामने लेट कर जिंदगी की उम्मीद नहीं की जा सकती। तकदीर अपनी जगह है, लेकिन तदबीर भी तो कुछ चीज होती है, जरूर होती है, और अब हम उसी का सहारा लेने जा रहे हैं। वो आगे गैर इबाद हिस्सा है, बस वहीं सड़क के किनारे अचानक कार रोक ली। फायर वगैरह का डर हो तो नीचे झुक जाए। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? कर्नल को रहा। मैंने सारी जिंदगी गोला बारूद के साए में गुजारी है। 3 जंगें लड़ा हूं और तुम मुझे फायर से डरने वाला कह रहे हो?
यह मतलब नहीं था मेरा, मैंने जल्दी से कहा। मैं तदबीर के हवाले से बात कर रहा था। कर्नल ने अपना सारा गुस्सा ब्रेक पैडल पर उतार दिया। इतनी कुव्वत से ब्रेक लगाया कि कार के टायर सड़क पर फिसलते हुए चीख पड़े। कार सड़क पर लहराई और कर्नल ने उसे फुर्ती के साथ सड़क से नीचे कच्चे में उतार लिया। अरे वो तो रुकने के बजाय बढ़ता ही चला रहा है। कर्नल की बुखलाई हुई आवाज सुनाई थी और वो अपनी निशिस्त के नीचे अपना रिवॉल्वर टटोलने लगा, जो मैं होस्टर समेत पहले ही अकबी निशिस्त के पायदान पर खींच चुका था। मैं फुर्ती के साथ अपनी सिमत का दरवाजा खोलकर कार से नीचे उतरा था कि स्कूटर कार के पहलू में आ रुका और मेरे मुंह से बेख्तियार एक गहरा सांस आजाद हो गया। स्कूटर पर हमारा ताकुब करने वाला जामे का वही हेरोइन फरोश तालिब इल्म था जिसके जरिए मैंने सैरो सफर के शौकीन चंद लड़कों को फांस कर उनके जरिए हेरोइन की माकूल मिकदार बाहर बरामद की थी। हॉस्टर कहाँ गायब हो गया? कार में से कर्नल की बुखलाई हुई आवाज उभरी। वो महफूज है, उसकी जरूरत नहीं रही, बाहर आ जाए, मैंने ऊंची आवाज में कहा और हामिद की तरफ बढ़ गया। तो मैंने तुम्हें ठीक ही पहचाना था। फिजा में हामिद की जहरीली आवाज गूंजी। मैंने पिछले 4 रोज में तुम्हारी तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है। तुम पर मेरा एक बहुत बड़ा हिसाब वाजिब हो गया। मिर्चें ना चबाओ, सीधी सीधी बात करो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर खुश दिली के साथ कहा, क्या मोती दादा ने तुम्हें माल फराम करने से इनकार कर दिया? मुझे खुशी है कि कहत के बहाने ही इस घनौने काम से मेरी गुलू खुलासी के आसार पैदा हो गए हैं, लेकिन तुमने 2 घरानों का सुकून और मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब उनका क्या होगा? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने पुरस्कून और ठंडे लहजा में दरियाफ्त किया। उस असना में कर्नल भी गाड़ी से नीचे उतराया था और हैरत से कभी मुझे और कभी हामिद को देखे जा रहा था। जिन लड़कों के हाथ तुमने हेरोइन भेजी थी उनमें से 2 पकड़े गए। तुमने उन्हें यूरोप की सियाहत का सब्ज बाग दिखाकर अपने जाल में फांसा था, लेकिन वो शायद वहां बाज पुरुष के सिलसिले में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बन रहे होंगे और यहाँ उनके घर वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगर अखबारात में खबर ना आती तो यहाँ इल्म भी ना होता और वो वहीं किसी जेल में सड़ सड़ कर खत्म हो जाते। वो खबरें पढ़कर मेरी नींदें उड़ गई हैं। मैं खुद को उनकी तबाही का मुजरिम समझ रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तुमसे मैंने ही मिलवाया था। अब मैं उनके घर वालों से भी छुपा छुपा फिर रहा हूँ। वाकई बहुत बुरी खबर थी। मुझे खुद इल्म था कि मैंने उन लड़कों को उस काम में मुलव्विस करके बहुत घनौनी हरकत की थी, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। दिल में बागियाना ख्यालात रखने के बावजूद मैंने तंजीम से खुलकर बगावत नहीं की थी और मैं ठूके अहकामात बजा लाने पर मजबूर था। उस वक्त अगर मैं हामिद को बताता कि मैं अपनी पुरानी रविश को खैरबाद कह चुका हूँ तो हरगिज मेरी बात का यकीन न करता और यही समझ तक मैं उससे गुलू खुलासी के लिए बहाना तराश रहा हूँ। मुझे ये सुनकर दिली सदमा हुआ मेरे दोस्त। मैंने कहना शुरू किया, लेकिन उसने भड़क कर मेरी बात काट दी। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, मुझे ये गाली ना दो। तुम निचले दर्जे के महकूम व मजबूर थे और मैं ऊपरी दर्जे का था। मैंने उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए नरमी से कहना शुरू किया, जिस तरह तुम न चाहते हुए भी उन्हें मुझसे मिलाने पर मजबूर थे, उसी तरह मैं भी उन्हें आलाकार बनाने पर मजबूर था। लेकिन अब मैं उन लोगों से कतई ताल्लुक हो चुका हूँ। अलबत्ता तुम्हें ये यकीन दिला सकता हूँ कि वो लोग बहुत बारसूख हैं, जिनसे काम लेते हैं उनकी पूरी तरह खबर गिरी भी करते हैं। तुम्हारे दोनों साथी ज्यादा दिन अंदर न रह सकेंगे। हाँ, यहाँ उनके घर वालों को जिस बदनामी का सामना करना पड़ा है उसका शायद कोई अजाला ना हो सके। हर शो की कोई ना कोई कीमत होती है जो इन दोनों ने अपने घरानों की इज्जत की सूरत में अदा की है। मुझे ये फलसफा ना समझा, वो तल्ख लहजे में बोला। ये मैं भी जानता हूँ कि बाहैसियत लोगों के दामाद और औलादें भी इस धंधे में पकड़ी गई हैं, लेकिन उनकी इज्जत पर कोई असर नहीं पड़ा। वैसी हर वारदात का रुख किसी साजिश की तरफ मोड़ने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। उन्हें रियासत, सियासत और सफारत से बेतेरे सहारे मिल जाते हैं। मुझे तो ये बताओ कि तुम उनके लिए क्या कर रहे हो? तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? ये याद रखना कि अगर वो जल्द ही वापस न लौटे तो मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगा। तुम बागी हो चुके हो या उनके हामी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। जवानी के चढ़ते हुए खून की रवानी और न तजुर्बाकारी सर चढ़कर बोल रही थी, लेकिन मुझे उस पर जर्रा भी तेज न आया। मैंने अपने मुसालाना लहजा बरकरार रखते हुए कहा, जिन लोगों से मैंने टक्कर ली है वो बहुत संग दिल और सफा के, इसलिए फिलहाल मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है। यकीन ना हो तो मोती दादा से पूछ लेना। बस ये याद रहे कि पहले मैं फर्जी नाम से तुमसे मिला था। मेरा असल नाम डैनी है। डैनी? मेरा नाम सुनते ही उसके मुंह से तहय्युर सदा सी आवाज निकली। हाँ, तुम क्यों चौंकी ये नाम सुनकर? मोती दादा के अड्डे पर मैं ये नाम सुन चुका हूँ। वो सब तुम्हारे लहू के प्यासे हो रहे हैं। मेरे असल नाम से वाकिफ होते ही उसके रवैये में नुमाया तब्दीली आ गई और शहर में हीरोइन के कहत की जिम्मेदारी भी तुम पर डाल रहे हैं। अगर तुम वाकई डैनी हो तो मुझे अपनी तल्ख कलामी पर अफसोस है। सुना है कि उनके बड़ों ने तुम्हारे खात्मे के लिए कोई बड़ा इनाम भी मुकर्रर किया हुआ है। उसकी गुफ्तगू मेरे लिए यक बयक ख्याल अंगेज होगी। यह बड़ी अजीब बात थी कि अब मेरा नाम मोती दादा जैसे निचले दर्जे के कारिंदों तक भी पहुंच गया था और वो मेरे खिलाफ खुले बंदों बातें करने लगे थे। तो उसका मतलब था A2 अब मेरी जात से बहुत ज्यादा खाइफ था और हर तरफ से, हर सतह पर और हर कीमत पर मुझे घेरना चाहता था। गनीमत है कि इस बारे में तुम खुद खासे बाखबर हो। मैंने पुरस्कुन लहजे में कहा, रहा मेरे डैनी होने का सवाल तो जुबानी वजाहत के अलावा मैं कोई सबूत न दे सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी तमाम कश्तियां जलाकर इन दरिंदों के खिलाफ मैदान में उतरा हूं। मगर इन दोनों का क्या होगा? वो तो चीज ज्यादा लहजे में बुड़बुड़ाया।
वो लोग यूरोप की पुलिस की तहवील में हैं जो खासी मुहज्जब और शाइस्ता है। किसी मशरकी मुल्क की पुलिस का मामला होता तो वाकई तशवीश की बात थी। मैंने उससे लफ्जी दिलासा देते हुए कहा, मुश्किल यही है कि यूरोप की पुलिस मुहज्जब और शाइस्ता है। उसने बिल्कुल वही कहा जो मेरे दिल में था। वो लोग अपने मुआशरे और लोगों से हमदर्दी रखते हैं। शायद वो कातलों के हक में इतने सख्त गिर और तशद्दुद परस्त साबित न होते हों जितने मंशियात के स्मगलरों के खिलाफ। वो जानते हैं कि मंशियात का जहर मुआशरे की जड़ों को खोखला कर देता है और हेरोइन तो उनके लिए एक दहशत बनी हुई है। कुछ अजब नहीं कि वो उनसे मालूमात हासिल करने के लिए उनकी हड्डियों का सुरमा बना कर रखते हैं। तुम उनके ख्वाहिश मुझे बता दो, मेरे भी कुछ वसाइल हैं, मैं देखूंगा कि उनके लिए क्या कर सकता हूँ। रऊफ ओस्लो में पकड़ा गया है और फजल फ्रैंकफर्ट में। अखबारी इतलात के मुताबिक दोनों इंटरपोल के मुकामी दफातर की तहवील में हैं। उन दोनों को सजा हो गई तो मैं उम्र भर खुद को माफ न कर सकूंगा। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। मैंने नासेहाना अंदाज में कहा, उसका अदालत दूसरी तरह भी हो सकता है। मैं बागी हो गया हूँ, लेकिन वो अपना काम चलाने के लिए किसी और को ले आएंगे जो उनके मफादात की खातिर कैरियर फांसता रहेगा। तुम अपने साथियों में इस बात की तशहीर करो कि रऊफ और फजल क्यों पकड़े गए। उन्हें बताओ कि हर कीमत पर अपना शौक पूरा करने का जुनून तबाही के ऐसे ही रास्तों पर ले जाता है। तुम दो चार को भी तबाही के उस गार में गिरने से बचा सके तो समझो कि तुमने अपनी पहली भूल का कफारा अदा कर दिया। रहा उनका मामला तो वो देख लिया जाएगा। चाहे तुम ठीक ही कह रहे हो। वो बोला, मुझे इस बात की खुशी है कि अब तुम बिन तायब हो गए हो। मैं मोती दादा के अड्डे के चक्कर जरूर लगा रहा हूँ, लेकिन वहां माल ही नहीं है। मेरी ये मजबूरी है कि अभी मेरा आखिरी इम्तिहान बाकी है, उसके बगैर मैं यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ सकता। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में नशे के आदमी मुझसे हीरोइन तलब करते हैं। हीरोइन के बगैर मैं वहां फटक भी नहीं सकता, वरना वो सब मुझे कच्चा चबा जाएंगे। इस कहत के नतीजे में मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टियां करते कई दिन हो गए। अल्लाह तुम पर रहम करे। मजबूरियां ऐसी ही होती हैं। कर्नल ने पहली बार जुबान खोली। ये बताओ कि मोती दादा के अड्डे पर तुम मेरे बारे में क्या सुनते रहे हो? मैंने सवाल किया। आजकल वहां खतरनाक किस्म के नए नए चेहरे देखने में आ रहे हैं। वहां सारी गुफ्तगू राजदाराना माहौल में होती है, लेकिन मोती दादा ना जाने क्यों मुझ पर एतमाद करने लगा है। मैंने उड़ते उड़ते जो कुछ सुना है वो तुम्हें बता ही चुका हूँ। वो लहजा भर के लिए खामोश हुआ, फिर यूं चौंक कर बोला जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। कल शाम मैंने सुना था कि एक आध रोज में उनका कोई बड़ा शहर में आने वाला है जो पहली बार उनके किसी इज्तिमा में शिरकत करेगा। बेख्तियार मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो वाकई बहुत बड़ी खबर थी। A2 लाहौर शहर में वारिद हो चुका था। मैं तंजीम से निकल चुका था। जहांगीर A2 के अताब में आया हुआ था। रक्षी भी ब्लैक लिस्ट की जा चुकी थी और वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद तीनों में से किसी को अपने रास्ते से न हटा सका था। इस तरह न सिर्फ तंजीम का मुकामी शराजा भी कर चुका था, बल्कि A2 को शहर में मुमकिन इंतकामी कार्रवाइयों का खतरा भी दरपेश था और उसके लिए वक्ती तौर पर कराची जैसी जरखेज मंडी में काम जारी रखना नामुमकिन हो गया था। ऐसे हालात में वो बाहर से किसी को तंजीमी मामलात पर मुसल्लत करता तो निचली सतह पर भी बददिली और मायूसी फैल सकती थी। उन हालात में शायद उसने मोती दादा और उस जैसे दूसरे हौसलामंद कारिंदों को बजाते खुद एक मरकज पर लाने का फैसला किया था। शायद यह भी हो सकता था कि वो उन सब से बजाते खुद मिलकर मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के आदमी मुंतखब करने का इरादा रखता हो। लेकिन वो इज्तिमा कब और कहाँ होने वाले था, ये मेरे लिए अहम तरीन सवाल थे। अगर मुझे उन दो सवालों के सही जवाब मिल जाते तो मैं A2 को नाकाबिल तसव्वुर ज़िक पहुंचा सकता था। ये मुझे नहीं मालूम हो सका। हामिद ने मायूसाना लहजे में इकरार किया। मुझे इन सब बातों से दिलचस्पी ही नहीं थी, इसलिए मैंने उन मामलात में तजस्सुस से काम नहीं लिया। वैसे एक आध बार उनकी जुबान से मैंने किसी खंडर का जिक्र जरूर सुना था। अब ये मालूम नहीं कि वो तज़किरा किस बारे में था। वो कातलों, बदमाशों और रुसवाए ज़माना लोगों का इज्तिमा था जिसके लिए शहर का कोई भी मारूफ ठिकाना नामौजू था। उनको मिल बैठने के लिए किसी महफूज और खुफिया ठिकाने की जरूरत थी जहां वो किसी की निगाहों में आए बगैर अपनी शैतानी मंसूबों पर आज़ादी के साथ तबादला ख्याल कर सके। मुझे यकीन हो गया कि खंडर का लफ्ज उसी हवाले से इस्तेमाल किया गया होगा जहां उनकी आमदो रफ्त पर निगाह रखने वाला कोई ना होगा। और मैं तंजीम के हवाले से शहर में दो खंडरात से वाकिफ था। पहला खंडर तो मिल एरिया में वाक़ई अजीज का वही वीरान गोदाम था जहां से थोड़ी देर कबल होलनाक बारूदी धमाकों और आग के शोलों के साय में खूनरेजी करके मैं मुश्किल जिंदा वापस लौट सका था। और दूसरा खंडर जीवा हाउस का था जहां से हर सुराग मिटाने के लिए दरिस्ता आग लगाई गई थी। जीवा हाउस के सोख्ता खंडरात का तस्वुर करते ही मैं फुरीरी लेकर रह गया था, क्योंकि वहां गजाला बेबसी के आलम में आग के शोलों की भीड़ चढ़ने से बाल बाल बची थी। वीरान गोदाम में फायरिंग, बम्बों के धमाकों और आतिशजनी का वाकया इस कदर ताज़ा था कि वहां हफ्तों के लिए पुलिस के डेरे पड़ जाने लाजमी थे, क्योंकि वहां से लाशें भी बरामद होने का इम्कान था। ऐसी सूरत में A2 या उसके किसी हवारी के लिए उधर का रुख करना नामुमकिन था। अगर वहां पहले इज्तिमा का प्रोग्राम रहा भी हो तो मुझे यकीन था कि ताज़ा तरीन तसादुम के बाद उसे तब्दील कर दिया जाएगा। फिर तसादुम से पहले वो कोई खंडर नहीं था, वीरान अहाता या गोदाम था। उसके बारे में खंडर का लफ्ज मेरे जी को न लग सका। उस तरह ले दे कि एक जीवा हाउस का नाम ही बाकी रह जाता था जहां वो शैतानी इज्तिमा मुनक्किद हो सकता था।
दीवा हाउस की वसी व अरीज और पुरपीच इमारत की तामीर इस कदर मजबूत अंदाज में की गई थी कि आग शायद उसका कुछ भी ना बिगाड़ सकी हो। फर्नीचर, कालीन, दरवाजे और खिड़कियों के जल जाने के बाद उस पुरशगू इमारत को जरूर खंडर कहा जा सकता था और वो लोग उसके किसी अंदरूनी हिस्से में बेखौफ व खतर जमा हो सकते थे। तुम्हें यह मालूम करना होगा। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर उसे कहा कि मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे इनके इज्तिमा का वक्त और मकाम मालूम हो जाए तो मैं उन सब का सफाया कर दूंगा। तो क्या तुम उन्हें हलाक कर दोगे? उसने बेयकीनी के साथ सवाल किया। अरे नहीं, मुझसे पहले कर्नल बोल पड़ा, घेर घार कर पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन मुखबरी के लिए कोई बुनियादी वजह तो होनी चाहिए ना, वरना वो किसकी सुनते हैं। ओ, वह गहरा सांस लेकर बोला, जैसे उसके सीने से एक बड़ा बोझ हट गया हो। अगर हम भी उनकी तरह खूनरेजी पर उतर आए तो हमारे और कातलों के दरमियान क्या फर्क रहा? बेहतर यही है कि कानून को उसका काम करने का मौका दिया जाए। उसका जवाब सुनकर मैं दिल ही दिल में कर्नल की मुदाखलत की दाद दिए बगैर न रह सका। शायद वह हामिद के तेवर भाग गया था, वरना मैं तो उसे खुलकर अपने अज़ाइम से आगाह करने वाला था। वो बेचारा तालीम याफ्ता और ज़हीन नौजवान हेरोइन बेचकर घर पालने और तालीम हासिल करने के लिए दोहरी जिम्मेदारियों में घिरे होने के बावजूद अभी अमली जिंदगी के हकायक से बहुत दूर था। वह कानून की हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा था और हम थोड़ी ही देर पहले कानून के उन मुहावजों की ज़ियारत करके आ रहे थे जो मेहरबान हों तो बदतरीन मुजरमों को खुली छुट्टी दे देते हैं और बरहम हो जाए तो बेगुनाहों को शिकंजे में जकड़ लेते हैं और उनकी हड्डियों का अर्क कशीद कर लेते हैं। लेकिन कानून उसी वक्त हरकत में आएगा जब उसकी मदद की जाएगी। मैंने कहा, मैं वादा नहीं करता लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। उसने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा, फिर मुझे कैसे इत्तला मिलेगी? अपना फ़ोन नंबर या पता बता दो, जैसे ही कुछ मालूम हुआ राब्ता कायम कर लूंगा। वैसे सुबह मोती दादा से मिलूंगा। यही तो मुश्किल है कि आजकल मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैंने पहले कही हुई बात निभाते हुए कहा, ऐसा करो कि मोती दादा से मिलने के बाद तुम लियाकत नेशनल अस्पताल आ जाना। मैं वहीं पार्किंग लॉट में 11 और 12 बजे के दरमियान तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रोग्राम तय हो जाने के बाद वह हमसे रुखसत हो गया और हम दोनों गाड़ी में आगे रवाना हो गए। जब भी तुम्हारा कोई शनासा मिलता है, माजी के हवाले से कोई न कोई चौंका देने वाली बात सामने आती है। चंद सानियों की खामोशी के बाद कर्नल ने कहा, और हर बार तुम्हारी जात के गिर्द छाया हुआ पुरस्रार तिलिस्म कुछ और गहरा महसूस होने लगता है। शायद आपके लिए ये सब नया हो, लेकिन गजाला हर बात जानती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं हीरोइन का धंधा करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह का अहम कारिंदा था, मगर उनसे बागी हो गया हूँ। मैं उन्हें तहस नहस कर देना चाहता हूँ और वो मेरे खून की बू पर लगे हुए हैं। आए दिन के तसादुम इसी जिद्दोजहद का शाक सादा है। फिर तो मैं कहूँगा कि तुम अपने मिसाज से ज्यादा बेड़ा उठाए हुए गिरोहबंद लोगों के हजारों हाथ होते हैं। वक्ती कामयाबियों की बात अलग है, लेकिन तुम कब तक उनसे लड़ सकोगे? एक दिन थक जाओगे और नहायत इत्मीनान से तुम्हें घेर लेंगे। मुकाबले के बगैर तुम्हें पाकिस्तान में एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी सूरत यह है कि बुज़दिलों की तरह चोरी छुपे किसी दूर उफ्तादा मकाम पर चला जाऊं और नए नाम और नई शनाख्त के साथ एक नई जिंदगी की इब्तिदा करूं, जो मेरे लिए मुश्किल है। जमीन की मोहब्बत, दोस्ती और दूसरे रिश्तों का प्यार मुझे कहीं ना मिल सकेगा। ऐसी प्यासी जिंदगी मेरे लिए सुहाने रूप बन जाएगी। मेरी तरफ से इजाजत है। चमा को भी एतराज न होगा। गजाला को भी साथ ले जाओ, उसने पेशकश की। आपकी इजाजत का शुक्रिया, मैंने हंसते हुए कहा। मेरे साथ गजाला ने भी उन्हें बड़ी जिक पहुंचाई है। करो के आदमी तस्वीरें लिए उसकी तलाश में सरगर्दा है, इसीलिए मैंने उसे घर तक महदूद किया हुआ है। शायद आपको मालूम नहीं कि ये एक बैनुल अक़वामी गिरोह है। इसका कोई भी कारिंदा कहीं भी हमें पहचान सकता है। फिर ऐसे फरार से क्या हासिल जिससे तहफ़्फ़ुज़ और सुकून न मिल सके? क्या तो मैं खुद को हर वक्त बरसे बेकार समझता हूँ और चुकन्ना रहता हूँ। अजनबी देश और माहौल में शायद इतना मुस्तद न रह सकूँ। आखिर इस वक्त अचानक कामरान से मिलने की क्या सूझी है तुमको? उसने गाड़ी मसरूफ रास्ते पर डालते हुए सवाल किया। कामरान नहीं, इस वक्त A2 की तलाश है मुझे, मैंने मुआज़त ख्वाना अंदाज में कहा। वो बुरी तरह जख्मी है और खुद अपने जख्म साफ नहीं कर सकता। जागीर के घर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हसूल में नाकामी के बाद मेरी दानिश में उसे फौरन किसी डॉक्टर से रजू करना होगा। वो उसी अस्पताल में क्यों जाएगा? शहर में और भी बहुत से अस्पताल हैं। उसे गोली के जख्म आए हुए हैं कर्नल साहब, ये मेडिकल लीगल केस है, इसमें पुलिस का नाम आना जरूरी है, जबकि उस अस्पताल वालों से तंजीम के करीबी मरासम है। लेकिन मेरा रिवाल्वर कहाँ गायब हो गया? थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसे अचानक भूला हुआ असलहा याद आ गया। पिछली सीट का पायदान पर है। ये कहते हुए मैंने होल्स्टर उठाया और अपनी नशिस्त के नीचे डाल दिया। मैं नहीं चाहता था कि उसकी बिना पर हमें अस्पताल में शुबे की नजरों से देखा जाए। अस्पताल के अहाते में मेरी हदायत पर कर्नल ने कार ऐसी पोजीशन में पार्क की कि हंगामी सूरत हाल पेश आने पर बिला तवक्कुफ रवानगी अमल में आ सके। फिर उसे वहीं ड्राइविंग सीट पर मुस्तद छोड़कर मैं इमारत की तरफ बढ़ गया। अंदर घुसते ही इस्तकबालिया काउंटर पर बैठी हुई पुख्ता नकूश वाली एक खातून से सामना हुआ, जिसने मेकअप की गहरी तहों के सहारे नोखेजी इख्तियार करने की कोशिश की थी, मगर गर्दन पर निगाह पड़ते ही अंदाजा लगाया जा सकता था
कि वो किसी तरह 30-32 बरस से कम न रही होगी। शायद मैं उसे नजरअंदाज करते हुए किसी नर्स की तलाश में राहदारी की तरफ बढ़ जाता, लेकिन उससे मेरी निगाहें बराह रास्त मिल चुकी थी। तनहा होने की बिना पर वो फौरन इस्तकबालिया मुस्कुराहट के साथ संभल कर बैठ गई थी। आप मुझे कुछ जरूरी मालूमात फराहम कर सकेंगी? मैंने उसके सामने पहुंचकर शगुफ्ता लहजा में सवाल किया। जरूर, मैं यहाँ बैठी इसीलिए हूँ, वो पेशा वराना मुस्कुराहट के साथ बोली। आपका नाम क्या है? मैंने धीमे लहजे में सवाल किया। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। मैंने किसी जाती सवाल का जवाब देने का वादा नहीं किया था। वैसे मुझे नवीद कहते हैं, मुख्तसर सा और खूबसूरत नाम है, आप ही की तरह। मैंने कोनिया काउंटर पर टिकाकर उसकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से कहा। उसके चेहरे पर कई रंग बिखर गए। किसी ने सच ही कहा है कि औरत की तारीफ करके उसे बहुत आसानी के साथ बेवकूफ बनाया जा सकता है, और तारीफ एक ऐसा हथियार है जिससे कोई शिकार बचने की कोशिश नहीं करता, ख्वाह उसमें कितना ही मुबालगा क्यों न हो। आप किस कमरे में आए हैं? बाहर काम कर गया था और वो फौरन ही मेरी जात में दिलचस्पी लेने लगी थी। ओह, मैंने यूं चौंकने की अदाकारी की जैसे उसे देखने में महव होकर मैं अपनी आमद का मकसद ही फरामोश कर बैठा हूँ। मुझे एक जख्मी की तलाश है। उसकी टांग और शाना उधड़ा हुआ है, ज़हनी तौर पर कुछ माजूर है, थोड़ी दिन यहाँ भी ज़ेरे इलाज रहा है। तो क्या आपका ख्याल है कि वो इधर आया होगा? शुबा था, रात हो चली है, ऐसा ना हो कि कहीं कोई तेज रफ्तार गाड़ी उसे कुचलती हुई गुजर जाए। देखने में बिल्कुल सही और दिमाग मालूम होता है, बस किसी बात पर भड़क जाए तो क़यामत बर्पा हो जाती है। मैंने मायूसाना लहजे में कहा। आया तो था, वो जहन पर जोर देती हुई बोली। डॉक्टर अकबर से मिलने पर मुसर था। कमीज के नीचे दाहिना शाना खासा उभरा हुआ था, शायद उसने खुद ही ड्रेसिंग की हुई थी। चाल में भी हल्की सी लगड़ाहट थी, लेकिन बिल्कुल सही दिमाग था। हुलिया क्या है आपके मरीज का? मैंने A2 के बारे में बताना शुरू किया ही था कि वो पुरजोश अंदाज में तायद करने लगे। बिल्कुल वही था। डॉक्टर अकबर के आने तक यहीं टहलता रहा था, लेकिन हैरत है कि उसकी आंखों से भी किसी ज़हनी अबतरी का पता नहीं चल रहा था। किस वक्त आया था? शायद 1-1.5 घंटे पहले, उसने सोचते हुए कहा। मुझे मालूम नहीं हो सका कि वो वापस कब लौटा। डॉक्टर अकबर इस वक्त कहाँ मिलेंगे? मैंने अपनी पेशानी पर तरद्दुद के आसार पैदा करते हुए सवाल किया। 1 मिनट, उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए कहा। अभी मालूम करके बताती हूँ। लहजा भर बाद उसने रिसीवर रखकर राहदारी में दाहिनी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो अपने कमरे में मौजूद है, आप चले जाएं। मैं ममनून निगाहों के साथ उसका शुक्रिया अदा करके राहदारी में बढ़ता चला गया। उस अस्पताल में मुआलिज के कमरे पर किसी चपरासी वगैरह का रवाज नहीं था, लिहाजा मैंने डॉक्टर अकबर के नाम की तख्ती देखकर बंद दरवाजे पर दस्तक दी और लहजा भर तवक्कुफ के बाद हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हो गया। डॉक्टर अपनी आरास्ता मेज के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर विराजमान कागजात के मुताले में मसरूफ था। मुझे देखते ही हमातन मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। मुझे आरिफ कहते हैं डॉक्टर, मैंने बेतुकल्फाना अंदाज में उसके मुकाबले कुर्सी संभालते हुए कहा, और महसूस किया कि उसकी निगाहें मेरी जख्मी हथेलियों पर जम कर रह गई थी। मैं जख्मी जरूर हूँ, मैंने उसके सामने मेज पर दोनों हाथ सीधे करते हुए कहा, लेकिन मैं अपने इलाज के बजाय फर्ज से मजबूर होकर यहाँ आया हूँ। मुझे जख्मी मुजरिम की तलाश है। 1.5 घंटा पहले मेरा अमला उसका ताक़ुब करता हुआ तुम्हारे अस्पताल तक पहुंचा था। वो लोग अभी तक बाहर मौजूद हैं, लेकिन जख्मी मुजरिम अंदर से बरामद होता नजर नहीं आया। मुझे उसके बारे में मालूमात दरकार है। उम्मीद है कि कानून के नाम पर मेरे साथ ताउन करोगे। उसकी पेशानी पर सिलवटें नमूदार होगी। फिर वो पुरस्कून लहजे में बोला, यह बुनियादी तौर पर ज़हनी मरीजों का अस्पताल है, लेकिन बहुत से जख्मी और दूसरे मरीज भी हमारे पास आते रहते हैं, जिन्हें अमूमन हम मायूस नहीं करते। न जाने तुम किस मरीज की तलाश में आए हो। पिछले 1-1.5 घंटे में यहाँ मरीजों की कतार नहीं रही होगी डॉक्टर। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सर लहजे में कहा। उसकी टांग और शाने पर गोलियों के जख्म थे। हो सकता है कि उसने तुम्हें कुछ और बताया, लेकिन गोलियों के जख्म तुम्हारी नजरों से पोशीदा नहीं रह सके होंगे। तुम्हारा ताल्लुक किस महकमे से है? उसे गहरी सांस लेकर सवाल किया। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें नमूदार हो चली थी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से। बाहर महकमे की 3 गाड़ियां मौजूद हैं। उसे कबल के वो मुझसे मेरी शनाख्त तलब करने का इरादा करता, मैंने उसकी ज़हनी मुज़ाहमत को तबाह करने का इरादा कर लिया। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो मुजरिम है। उसने बताया था कि वो एक हंगामे में पथराव से जख्मी हुआ है। डॉक्टर अपनी पेशानी साफ करते हुए मुदाफाना लहजे में कहने लगा। ड्रेसिंग के बाद वो घर जा सकता था, लेकिन उसने यही कमरा हासिल करने की ख्वाहिश की। इत्तेफाक से आज कई कमरे खाली थे। फिर ये महज खिदमत ही नहीं, मेरी रोजी भी है। मैंने उसे कमरा दे दिया। वो ग्राउंड फ्लोर पर 6 नंबर में है। मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा, मैंने अपने सर को तोफीमी अंदाज में जुम्बिश देते हुए कहा। मैं तुम्हारी मजबूरियां समझता हूँ। हो सकता है कि उसकी शामत ही उसे यहाँ लाई हो और अस्पताल का कमरा उसके लिए चूहेदान साबित हो। मेरे कमरे से दाहिनी तरफ आखिरी कमरे में चले जाओ। उसने अपनी कुर्सी की पुश्तगाह से टेक लगाते हुए कहा। मैंने फौरन ही उसका इरादा भांप लिया। वो मेरे साथ जाने से हिचकिचा रहा था और शायद मेरे जाते ही किसी तरह A2 को खतरे से आगाह करना चाह रहा था, लेकिन मैं उसे ऐसा करने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तहक्कुम में लहजा में कहा। अगर उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हुआ तो वो एक अजनबी आवाज सुनकर चौकन्ना हो जाएगा और दरवाजा तुम ही को खुलवाना होगा। उसकी आंखों में बेबसी तैरने लगी। तुम गैर जरूरी एहतियात से काम ले रहे हो। ये ना भूलो कि उसे तुम्हारे मरीज की बजाय तुम्हारा परवरदा भी करार दिया जा सकता है। उसकी गिरफ्तारी तुम्हारे मफाद में है, वरना यह समझा जाएगा कि तुम उसके पुश्त पनाह हो और मखदूश हालात में उसे यहाँ पनाह दी हुई है। मैंने उसकी बात काट कर वाजे 2 टोक लहजे में कहा। उसे बादल ने ख्वास्ता कुर्सी छोड़ दी और मेज के गिर्द घूम कर मेरे मुकाबला आ गया और मुल्तजाना लहजे में बोला, मेरे या तुम्हारे चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उसने हदायत की थी कि सुबह तक उसे बिल्कुल डिस्टर्ब न किया जाए। वो खासा मगरूब और गज़ब मालूम होता है। दस्तक सुनते बदतमीजी पर उतर आएगा। एक बार दरवाजा खुल गया तो मैं उसे सारी तमीज सिखा दूंगा। तुम फिक्र न करो, मैंने बेपरवाह लहजे में कहा। फिर सवाल किया, वो तुम्हारे लिए अजनबी तो नहीं रहा होगा? मैंने पहली बार उसे देखा है। उसने भड़क कर मेरी तरफ देखते हुए कहा। अलबत्ता एक शनासा के नाम का हवाला जरूर दिया था उसने। कासिम, मैंने सवाल किया और डॉक्टर का चेहरा धुआं हो गया। तो तुम उसे क्या जानो? उसने दुगुना आमेज लहजे में बेयकीनी के साथ कहा। चलते रहो डॉक्टर, मैंने सख्ती के साथ उसके शाने पर हाथ रखकर कहा। यह लोग मुद्दत से मेरे महकमे की नजरों में हैं। इस बार हम बड़े शिकार के चक्कर में हैं। फिक्र न करो, तुमसे बाद में भी हमें कोई तारुज न होगा। उसकी आंखें खौफजदा अंदाज में फैल गईं। चेहरा पसीने में नहा गया और वो अपने खुश्क होते हुए होठों को जुबान से तर करने की कोशिश करने लगा। कमरा नंबर 6 के दरवाजे पर दस्तक देते ही अंदर से ईट हुई गजबनाक हुर्राहट उभरी थी। भाग जाओ, क्या अंधे हो कि दरवाजे पर लगा हुआ टैग नजर नहीं आ रहा? दरवाजे के हैंडल के साथ वाकई डोंट डिस्टर्ब का बड़ा सा सुर्ख कार्ड झूल रहा था। दरवाजा खोलो, मैं हूं डॉक्टर अकबर। मेरे टोहका देने पर डॉक्टर मशीनी अंदाज में बोल पड़ा। मालूम होता है कि आए नहीं लाए गए हो। अंदर से जहरीली आवाज उभरी। फिर ऐसी आवाजें आने लगी जैसे तेजी सामान को उलट पलट किया जा रहा हो। मैंने इसरारी तौर पर दरवाजे पर पुरशोर दस्तक दी। जवाब में अंदर से गलीज सी गाली सुनाई दी और मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। एटू अंदर न जाने क्या कर रहा था। मास्टर की या दूसरी चाबी मंगवाओ, मैं डॉक्टर को झंझोड़ कर तेजी से कहा और वो खुद ही राहतारी में तोड़ता चला गया। उसके वापस आने से पहले अंदर से आने वाली आवाजें मौकूफ हो चुकी थी। उसे चाबी लेकर मैंने दरवाजे का कुफल खोला और लात मारकर दरवाजा खोल दिया। मैं दीवार की ओट में था और डॉक्टर खुले हुए दरवाजे के ऐन सामने। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली, फिर बिल्कुल सामने खड़ा में यूं जम कर रह गई जैसे पथरा गई। मैं झपट कर दीवार की ओर से निकला और फिर मेरी भी कमोपेश वही हालत हुई। कमरा खाली पड़ा हुआ था। उसकी खुली हुई अकबी खिड़की हमारा मुंह चिढ़ा रही थी। मैं दौड़ता हुआ खाली कमरे में दाखिल हुआ और धड़ खिड़की से बाहर निकालकर अकब में फैले हुए सरसब्ज लान का जायजा ले डाला। लेकिन तेज रोशनी में वहां दूर तक किसी सी रूह का वजूद नहीं था। एटू खतरे की बू सूंघते ही किसी साय की तरह फिर भाग निकला था। ये क्या? मेरे कानों में डॉक्टर की लरजती हुई आवाज आई। शायद वो जल्दी में ये तस्वीर ले जाना भूल गया। मैं पलटा तो डॉक्टर मेज पर पड़े हुए एक फ्रेम को खोले जा रहा था। तस्वीर पर निगाह पड़ते ही मैं बेख्तियार आगे लपका था, क्योंकि वो गजाला की बड़ी सी तस्वीर थी। लेकिन प्लास्टिक के छोटे से खूबसूरत फ्रेम ने मुझे रुक जाने पर मजबूर कर दिया। मेरा मुकाबला एटू से था, जो अनगिनत से चोबदों का माहिर था। फ्रेम की साख्त इंतहाई गैर मामूली थी और उसे जिस अंदाज में वहां छोड़ा गया था वो भी गैर मामूली ही था। आखिर उसे गजाला की फ्रेम की हुई तस्वीर साथ लिए फिरने की क्या जरूरत थी? शायद भागते भागते उसे शुबा हो गया था कि डॉक्टर के हमरा मैं खुद या मेरा कोई साथी राहदारी में मौजूद था। ऐसी सूरत में गजाला की तस्वीर पर निगाह पड़ते ही उसे उठाना मेरा कती फितरी रद्दअमल होता, जिसे एटू ने कोई फायदा उठाने की कोशिश की थी। मेरे साहब तजुर्बात की रोशनी में उस मोटे फ्रेम में बारूद से ट्रांसमीटर तक कुछ भी पोशीदा हो सकता था। उस वक्त मेरा जहन बहुत सुरात के साथ काम कर रहा था। अभी तक मैंने डॉक्टर अकबर पर कोई इल्जाम नहीं लगाया था, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वो अपनी इलाजगाह की आड़ में हेरोइन की काफी मिकदार खपाता आ रहा था और उसी बिना पर उसके कासिम वगैरह के साथ करीबी मरासम थे। अगर तस्वीर में कोई खतरा ही पोशीदा था तो क्यों ना अकबर को कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। मैंने सोचा, डर क्यों रहे हो, इसे उठाते क्यों नहीं? मैंने झुंझलाए हुए लहजे में उसे लताड़ा। उसने फ्रेम को हाथ लगाया ही था कि एक धमाके से तस्वीर समेत फ्रेम के टुकड़े उड़ गए। अकबर चीख मारकर जमीन पर ढेर हो गया और कमरे में तेजी के साथ कसीफ धुआं पड़ने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मैं चंद सानियों के लिए भी उस जहरीले धुएं में रुका तो खांसते गले में जख्म पड़ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ अस्पताल का अमला भी किसी भी लम्हे वहां पहुंच सकता था। मैंने भी फुर्ती के साथ अकबर लान की तरफ खुली हुई खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। दीवार के सहारे चलता मैं उस हाथे के सामने वाले हिस्से में पहुंचा तो न सिर्फ अंदर से शोर गुल की आवाजें आ रही थी, बल्कि अफरा तफरी भी फैल चुकी थी। धमाके के खौफ से अंदर से बहुत से मरीज और अमले के अफराद भी बाहर निकल आए थे। मैं गैर महसूस तरीके पर उस हरासा हजूम में शामिल होकर पार्किंग लॉट की तरफ निकलता चला गया। इतना कुछ हो जाने के बावजूद कर्नल बदस्तूर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर चिमटा हुआ था। क्या हुआ? यह धमाका कैसा था? मेरे पहुंचते ही उसने तजस्सुस अमेज़ लहजे में सवाल किया। आपने उतर कर मालूम करने की कोशिश नहीं की? मैंने सुलग कर सवाल किया। डिसिप्लिन के खिलाफ होता। उसने सर को जुम्बश देते हुए कहा, जब तुम मुझे तैयार रहने के लिए कह गए थे तो मेरे लिए बस वही एक काम रह गया था, तो मैं तोपें भी चलने लगती तो यहां से ना हटता। एक सानिये के लिए तो यह ख्याल भी आया था कि कहीं मुझे अपनी जगह से हटाने के लिए ही वो धमाका न करवाया गया हो। बाकी आप बहुत दूर की बात सोच लेते हैं, वरना मेले में कंबल किसका गुम नहीं होता। मैं संजीदगी के साथ कहा, यह मेला और कंबल कहां से आ गया दरमियान में? उसने तीखे लहजे में सवाल किया। लंबी कहानी है, ऐसे मौकों पर सरबुल मिसल के तौर पर कहा जाता है। मैं सर पर निगाहें जमा कर बेपरवाही से जवाब दिया, खैर मेरी उर्दू इतनी बामुहावरा नहीं है। उसने बुजुर्गाना शान से कहा, फिर बोला, तुमने बताया नहीं कि अंदर क्या हुआ?
मैं उसे पूरी कहानी सुनाने लगा और वो दरमियान में पुरजोश अंदाज में तबसरे भी करता रहा। फिर जब गजाला के तस्वीर फ्रेम के फटने का जिक्र आया तो हैरत से उछल ही पड़ा, यानी छूते ही फट गई। वो तहय्युर ज़दा आवाज में बोला, मैं मान ही नहीं सकता, मेरा भी ताल्लुक आर्टिलरी से रहा है। मैंने तो कभी ऐसे किसी बम का जिक्र नहीं सुना। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है कर्नल साहब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हर सुबह बहुत सी नाकाबिल यकीन खबरें हमारी मुंतजिर होती हैं। मैं ना आर्टिलरी में रहा ना साइंसदान हूँ, लेकिन मेरे लिए तस्वीर का यूं पढ़ना नाकाबिल यकीन नहीं है। वो कैसे? उसने कार ड्राइव करते हुए सवाल किया। थर्मोस्टेट या थर्मल स्विच हम घरों में एयर कंडीशनर से फ्रिज तक में इस्तेमाल करते हैं। ये खास दर्जा हरारत पर ऑन होते हैं और दूसरी खास दर्जा हरारत पर ऑफ हो जाते हैं। हो सकता है कि उस तस्वीर के नीचे फ्रेम में कोई उस कदर हिसास थर्मोस्टेट नस्ब रहा हो जो इंसानी जिस्म की हरारत पाते ही ऑन हो जाता हो। उसके बाद आम से बारूदी बम का असूल कार फरमा रहा होगा। हैरतनाक बात है, वो कायल होते हुए बोला, ये तुम्हारा A2 खासा ज़हीन मालूम होता है। गजाला की तस्वीर से तुम्हें शिकार करने की चाल चली थी, लेकिन तुम भी कम नहीं। तुम्हारी बात समझ में आती है, सारा कमाल बस थर्मोस्टेट का रहा होगा।